सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात कर रहे हैं आपके स्कूल लेक्चरर एग्जाम जिसका पेपर फर्स्ट, उसमें जो आपके पाठ्यक्रम में स्कूल मैनेजमेंट के जो टॉपिक दे रखे हैं उन पे चर्चा करते हुए अपन लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो निश्चित रूप से जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी है वो हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, एग्ज़ाम का समय बहुत ही करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ ऐसी भ्रांतियां बन रखी हैं कि एग्ज़ाम आगे खिसकेगी या नहीं खिसकेगी। इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एग्ज़ाम का रोल कुछ भी हो, चाहे आगे खिसके या नहीं खिसके, अपने को जब तक कोई ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक अपनी तैयारियों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। क्योंकि दो एग्ज़ाम ऐसी है जिनके बारे में लगातार मीडिया पे इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और साथ में आपने देखा होगा इन दोनों एग्ज़ाम की डेट बढ़ाने के लिए आपके राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है ना। तो धरना प्रदर्शन में उतने ही लोग हैं, है ना, बराबर की संख्या में जितने लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट बढ़े उतने ही लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम है वो समय पे हो। अब वो बाद की बात है, वो सरकार का फैसला है कि वो एग्ज़ाम कब करवाती है, कैसे करवाती है। क्योंकि आरएएस मेन और स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम, आरएएस मेन है जो आपकी 18 जून से स्टार्ट होनी है, तो उसके भी एडमिट कार्ड है वो कल या परसों फिर डाउनलोड हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे अगर इसमें डेट आगे नहीं बढ़ती है तो इस पर अपने को ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। अपना टारगेट और टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि अपने को अपना जो पेपर है उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में अपन स्कूल मैनेजमेंट के जो और क्वेश्चन है उन पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है ना। इसमें पूछा है कि विशिष्ट, क्या पूछा है, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है। समेकित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सामान्य शिक्षा। वैसे तो आरपीएससी है, उन्होंने इसका अंक है वो बोनस अंक दिया था किसी को भी, उन्होंने भाई किसी को मतलब ये हो गया कि भाई इसने यह आरपीएससी को लगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन है वो इसमें सही हो सकते, क्योंकि विशिष्ट है ना, ये विशिष्ट है, वो किसी भी चीज को विशेष रूप से क्वालिफाइड करता है, उसको प्रमाणित करता। अब विशिष्ट शैक्षणिक में दो तरीके के आते हैं, एक तो वो बालक जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं जिनको विशेष संसाधन की आवश्यकता होती है, और एक वो बालक जो प्रतिभावान आते हैं, है ना। तो इसलिए इसको अपने जो आरपीएस है उसने बोनस अंक है वो दिया गया था, है ना। अब देखो इसमें जैसे ये आपका है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसकी शुरुआत है वो आपको पता है 2009-10 में हुई थी। समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 9-10 में ये प्रारंभ हुई थी। और इसका जो उद्देश्य वो क्या है, उद्देश्य 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा व 4 वर्ष की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा, है ना, पूर्ण करवाने के लिए यह आपकी समावेशी शुरुआत की गई थी, है ना। तो इसमें क्या की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण यानी 1 से 8 क्लास है ना, उसके लिए समावेशी और उपयुक्त वातावरण, है ना, के लिए समावेशी व उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त वातावरण है वो उपलब्ध होना चाहिए, है ना। साथ में उस समय इसमें क्या था, राज्य सरकार द्वारा 600 रुपए इसमें
प्रति वर्ष छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती थी। 600 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। एक इसके बाद आता आपका विशिष्ट शिक्षा, है ना। विशिष्ट शिक्षा में देखो दो तरीके की होती है ना। विशिष्ट शिक्षा में, है ना, विशिष्ट शिक्षा ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर बच्चों को उनकी शारीरिक सामान्य योग्यताओं के अलावा या तो कम या ज्यादा की आवश्यकता होती है। यानी ये क्या होते हैं, ये आवश्यकता से अधिक जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनकी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है ना। साथ में विशिष्ट शिक्षा में ही अपन किन को शामिल करते हैं, आपके CWSN को भी शामिल करते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों तरीके से इसको शामिल किया गया। विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, जो किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है ना। उनको अपन हैंडीकैप्ड भी कहते हैं, है ना। तो इसलिए विशिष्ट शिक्षा में उनको शामिल किया जाता है ना। तो इसका आंसर अपन विशिष्ट आवश्यकता के हिसाब से वो देख सकते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा में भी विशिष्ट शिक्षा को शामिल किया जाता है, विशिष्ट वातावरण है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है ना। जो आपका समग्र शिक्षा विभाग है, आपका समसा है, उसका मुख्य रूप से लक्ष्य नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना। बताओ, देखिए जो आपका समग्र शिक्षा अभियान है, समसा है, उसका मुख्य रूप से लक्ष्य नहीं है ना। कौन सा लक्ष्य नहीं है ना। तो देखो प्रौढ़ शिक्षा बढ़ावा देना, ये तो किसका लक्ष्य है, आपकी डाइट का है ना। डाइट को ये कंट्रोल जरूर करता है आपका समसा, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना डाइट का। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करने के लिए आपका समसा का काम है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समसा का काम है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, यह भी समसा का काम है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और समग्र शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, है ना, उद्देश्य की बात करें तो जैसे आपका एक नंबर हो जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना, और छात्रों के सीखने के, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं छात्रों के सीखने के जो परिणाम होते हैं ना, सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना, सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है। और कौन सा उद्देश्य हो सकता है, विद्यालय में सोशल और जेंडर गैप कम करना, है ना। विद्यालय में सामाजिक एवं लिंग आधारित दूरी को कम करना, है ना, यह भी समग्र शिक्षा में है। सभी स्तरों पर, है ना, चाहे आपका 1 से 12 तक, सभी स्तरों पर समानता और समावेशी, सभी स्तरों पर समानता एवं समावेशी विकास को
सुनिश्चित करना, है ना, सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा उसको बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। आपको पता है कि जो नई एनईपी है, एनईपी 2020 है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 में ही शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से रोजगार पे ध्यान दिया गया है कि जहां व्यावसायिक शिक्षा संचालित है वहां पर कक्षा 6 में ही बच्चों को जो पारंपरिक, है ना, जो पारंपरिक रोजगार के जो स्रोत है ना, बढ़ई का काम है, कारपेंटर का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, मैकेनिक का काम है, उन काम के बारे में उन्हें नॉलेज है वो प्रदान करना, ये व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करता है ना। खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, है ना, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, है ना, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, है ना, और शिक्षक और शिक्षा, है ना, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण, है ना, सुदृढ़ीकरण या सुदृढ़ बनाना, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ीकृत करना। इसके अलावा आरटी अधिनियम 2009 के तहत बच्चों के अधिकारों को क्रियान्वित करना। आपको पता आरटी, है ना, आरटीई, तो उसके तहत आपको पता है जो 25% बच्चों का निःशुल्क एडमिशन है वो प्राइवेट संस्थानों में किया जाता है, तो उसको क्या करना है, उसका क्रियान्वयन, उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी करना। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण करवाती है आपकी RSCERT उदयपुर और डाइट, इन दोनों को सुदृढ़ीकरण करने का काम भी समसा के द्वारा किया जाता। राज्य में जो आपको पता है कि RSCERT जो उदयपुर है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा समय समय पर जो अध्यापक है उनको उनके विकास के लिए प्रशिक्षण करवाया जाता। तो उस प्रशिक्षण और को सुदृढ़ बनाना, साथ में जिला स्तर पर यह काम है डाइट का, जो प्राथमिक कक्षाओं के जो अध्यापक है उनको प्रशिक्षण करवाती है, तो वो प्रशिक्षण को सही तरीके से होना चाहिए। ये काम किसका है, यह भी आपका समग्र शिक्षा का माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जो आपका समसा है उसका मुख्य लक्ष्य ये नहीं है, ये बाकी 3 इसके निर्धारित किए गए। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ। सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है, यानी शामिल नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा अभियान या व्यावसायिक शिक्षा। बताओ, देखें इनमें से कौन सा को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको पता है कि पहले 3 योजनाएं चलती थी, है ना, आपका SSA, है ना, दूसरा था आपका रमसा और तीसरा था आपका TE, है ना, TE। ये तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, तीनों को मिलाकर बना दिया गया समसा। कब बना दिया गया,
2018-19 में, है ना, 2018-19 में, है ना, आपका जो SSA यानी जिसको क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टी यानी शिक्षक शिक्षा अभियान, इन तीनों को मिला के क्या बना दिया, समसा बना दिया गया। और समसा का अर्थ क्या हो गया, है ना, जो आपका रमसा था उसका नाम हो गया समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान, है ना, उसमें ये तीनों को मिला के बनाया गया है। तो इसमें जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है उसको शामिल नहीं किया गया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें जो समसा है उसमें आपको पता है कि बच्चों के व्यावसायिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए है वो काम किया जाता है। जो आपकी समसा है वो आपके केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है ना, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। और यहाँ पर जिले पर इसके डीपीसी व एडीपीसी ये इनके अधिकारी होते हैं और वो इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। तो जो आपका समग्र शिक्षा अभियान है इसको अवधि बढ़ाकर 2026 तक की गई है और इसका नाम समसा 2.0 भी इसको प्रदान किया गया है, इसकी अवधि है वो बढ़ाकर, है ना। ठीक है, तो ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका जो बजट है वो आपको पता ही है कहां से आता है ना। तो इसमें जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर इनका हिस्सा है 90 और 10, है ना। केंद्र का है 90 और राज्यों का है 10, है ना। बाकी के जो स्टेट हो गए, है ना, बाकी के या शेष है वहां पर क्या है 60:40, 60% है आपका केंद्र का, 40% है वो राज्य का। इसके अलावा ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पर 100% है वो केंद्र सरकार का खर्चा है वो होता है ना। तो इसमें जो आपके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपका व्यावसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया। शामिल का मतलब क्या, किसी संस्था को इसमें शामिल नहीं किया गया। वैसे आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें व्यावसायिक शिक्षा शामिल है, तो इन 3 संस्थाओं को मिलाकर इसका है वो गठन है वो किया गया। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर कौन देगा। क्या पूछा है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। 2022 में है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय। देखो इसमें 2 संस्थाएं काम करती हैं, है ना। एक तो आपकी शासी परिषद और दूसरी है आपकी निष्पादन समिति। निष्पादन समिति अपन बात करेंगे सिर्फ राज्य स्तर की, है ना। तो राज्य स्तर में इसका अध्यक्ष कौन होता है, राज्य स्तर की बात कर रहे हैं तो राज्य स्तर में शासित परिषद जिसको क्या कहते हैं गवर्निंग काउंसिल, है ना। और निष्पादन समिति को कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी, है ना। तो अब देखो इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा अपने को दिक्कत कर सकती है। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल, निष्पादन समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमिटी। अब शासी परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राजस्थान, है ना, मुख्यमंत्री राजस्थान का होगा। अब इसका उपाध्यक्ष कौन होता है,
उपाध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। ठीक है, सेकंड उपाध्यक्ष भी होता है इसमें। सेकंड उपाध्यक्ष होता है जो सचिव होता है उसको, यानी मुख्य सचिव राजस्थान। मुख्य सचिव राजस्थान इसका उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है तो इस तरीके से पूछ सकता है, बाकी देखो इस तरीके से भी आपको प्रश्न वो देखने को मिल सकता है ना। तो इसमें पूछा है कि भाई गवर्निंग कम काउंसिल में किस विद्यालय का सदस्य कुलपति बनाया जा सकता है, तो वो होगा आपका बी ऑप्शन, शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। इसके जो कुलपति हैं, है ना, उनको क्या बनाया जा सकता है, सदस्य है वो बनाया जा सकता है। यानी वो क्या होंगे, कुलपति को सदस्य है तो उस ऐसे व्यक्ति को सदस्य है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हो। तो शासी परिषद और निष्पादन समिति दो तरीके से काम करती है। तो शासी परिषद में मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। दो प्रख्यात विद्वान है वो भी होते हैं, कलेक्टर, दो जिला प्रमुख भी होते हैं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं, है ना, प्रधान सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, यानी खूब सारे इसमें सदस्य होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। आसान सा है, आराम से जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसका आप आंसर दे सकते हो। क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है। 2022 में है एसएसए और रमसा, एसएसए रमसा और अध्यापक शिक्षा, एसएसए डीपीपी रमसा, डीपीपी रमसा या विद्यालय शिक्षा। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि भाई 3 संगठनों से आपका समग्र शिक्षा अभियान बना है ना। तो उसमें आपके ये तीनों शामिल है, एसएसए, रमसा और अध्यापक शिक्षा। तो 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा भी जो आपका जो समसा है उसकी बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो संचालित है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम संचालित है। इसके अलावा अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर कार्यकारी परिषद जो बताया था मैंने, या निष्पादन समिति, निष्पादन समिति में उसका जो सभापति है वो कौन होता है, सभापति होता है आपका सचिव। कौन सा सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। तो ये उसमें अपने को ध्यान रखना, बाकी सारे उसमें सदस्य होते हैं, है ना। लगभग 34 सदस्यों के आसपास है वो निष्पादन समिति में होते हैं, है ना। लेकिन प्रमुख अपने को ध्यान रखना, सभापति कौन होता है, प्रमुख शासन सचिव होता है, बाकी सारे सदस्य के रूप में है वो काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने को ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। इसका आंसर तो ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। इसके अलावा अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होता है, जो संस्था है वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले होता है राजस्थान स्कूल
शिक्षा परिषद, ये आपकी मेन संस्था होती है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरसी, है ना, आरसी, फिर एस, फिर छोटा सी और ई, है ना, राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, ये ध्यान अपने को रखना। एससी का क्या हो गया, सेकेंडरी या स्कूली शिक्षा, सॉरी, राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म, ये राज्य स्तर पर काम करती है। ये क्या होती है, ये आपकी राज्य स्तर पे होती है, राज्य स्तर पे काम करती है। इसका जो मुख्य होता है वो कौन होगा, आईएएस होगा, है ना, आईएएस होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, आयुक्त, ठीक है, ये होगा। और सचिव है वो इसका निर्देशक होगा। इसके बाद ये आती है 2 नंबर पे जिला स्तर पर, जिला स्तर पे आती है ना, तो जिला स्तर पर ये क्या हो जाती है, डीपीसीओ, है ना, डीपीसीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, है ना, जिला परियोजना समन्वयक, ये होता है इसका फुल फॉर्म। यहां पर इसका जो मुख्य होता है वो कौन होगा, वो होगा आपका डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, है ना। इसके सहायक में 2 और काम करते हैं, सहायक में एडीपीसी, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, है ना। इसके अलावा यहां पर एक होता पीओ, है ना, पीओ कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्रामिंग ऑफिसर, वो भी काम करता है। इसके बाद आती है ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे काम करता है यहां पर बीआरसी, है ना, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इसमें जो मुख्य होता है वो कौन होता है, मुख्य होता है बीआरसीएफ, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, या सीबीओ भी कह सकते हैं इसको, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, है ना। फिर आता है आपका पंचायत स्तर पे आता है, तो पंचायत स्तर में भी सीआरसी होता है, और वहां पर कौन काम करता है, इस पे पीओ, है ना, क्या होता है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, वो इसका सर्वेसर्वा होता है। तो अगर बात करें राज्य स्तर पर तो आयुक्त इसका मुख्य होता है, बात करें जिला स्तर पर तो डीपीसी इसका मुख्य होता है, बात करें ब्लॉक पर तो बीआरसीएफ इसका मुख्य होता है, और बात करें पंचायत पर तो पीओ इसका मुखिया होता है, और उसके द्वारा ही इनकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रभावी तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद, जिसे राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी अपने को ध्यान में रखनी है। अगर परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका अपन जरूर जवाब दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये था आज का एक और शानदार, जानदार और छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें, और बेफिक्र होकर एग्जाम की तैयारियों में जुटे रहो। अगर आगे बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो अपने को पहले से तैयार रहना है, ठीक है। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।